हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड की बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आगे की बढ़ते हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको क्लास 10th का विज्ञान साइंस का क्रैश कोर्स में 50 प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 4 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसके क्रैश कोर्स में 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को और 50 प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 3 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट पेज में जाकर इसके अन्य पार्ट 3 के वीडियो को भी जरूर देख ले, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम आपको इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन करवाएंगे। और अगर आप सिर्फ इन 50 प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों को पढ़कर जाते हैं तो आप 101% साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। विज्ञान के आप एग्जाम में परीक्षा में बहुत अच्छा अंक लाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस पार्ट 4 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका क्या क्या उपयोग है, इसके उपयोग को आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को आप सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आप सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। कंसंट्रेशन से सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखते हुए रहेगा। हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन क्लास में ही याद करवा देंगे, सभी के सभी क्वेश्चन हम आपको क्लास में ही समझा देंगे। जब आप मेरे द्वारा क्वेश्चन को समझ जाइएगा और वह क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, वैसे 100% चांसेज है कि हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में यह गैस किया हुआ क्वेश्चन है। और अगर जब यह क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, आप मेरे द्वारा समझे हुए रहिएगा तो आप 100% एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। इसलिए आप सिर्फ ध्यान से समझते हुए चलिए। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका क्या क्या उपयोग है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको उत्तर लिखने से पहले यह लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित है। इससे आपका आंसर जो है लॉन्ग हो जाएगा, और जब एग्जामिनर आपके आंसर शीट को चेक करेगा तो उसको वह आपके आंसर की ओर अट्रैक्टिव होगा, आपको अच्छे मार्क्स देगा। इसलिए आपको इस पॉइंट को अच्छे से रखना है कि आपको क्वेश्चन को ही थोड़ा लॉन्ग करके लिखना है, उसके आंसर को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। तो सबसे पहले आपको उत्तर लिख के यह लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित है। उसके बाद आपको पॉइंट ऑफ पॉइंट देके यह लिख देना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का वास्तव में उपयोग क्या क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या उपयोग है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्नलिखित उपयोग है। इसका पहला उपयोग है कि इसे सांचे, खिलौने, सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से सांचे बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं और सिरेमिक बर्तन का निर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो दूसरा बहुत ही मुख्य उपयोग है कि जितना भी सजावटी सामान होती है, मूर्तियाँ होती है, सभी के सभी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल अस्पतालों में अस्थि विभाग, जो हड्डी वाला विभाग होता है, और दंत विभाग और द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। यह टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर आपने अगल बगल अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखा होगा, जब किसी का हाथ टूटता है या फिर पैर टूटता है या कहीं की भी हड्डी टूटती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जरिए उसको फिर से जोड़ा जाता है। और टूटे हुए दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाने के लिए सांचे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। भवनों की दीवारों और छतों को समतल करने में और उन पर डिज़ाइन बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसी से, जिसको पुट्टी कहा जाता है, वह इसी से होता है। दीवारों और छतों को समतल करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशमन संबंधी सामग्री भी इससे तैयार की जाती है। और प्रयोगशालाओं में गैसों का जो रिसाव हो जाता है, उस गैसों के रिसाव को रोकने के लिए भी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो इसके हमने आपको 6 उपयोग बताएं। आप इन 6 उपयोग में से करीब 3 उपयोग को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप 3 उपयोग को भी अच्छे से एग्जाम में लिख देते हैं तो आप 100% कन्फर्म रहिए कि एग्जामिनर आपको बिल्कुल ही अच्छे मार्क्स देगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निम्नलिखित उपयोग है। इसका पहला उपयोग है कि इसे सांचे, खिलौने, सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग है कि इससे सजावटी सामान, मूर्ति आदि बनाए जाते हैं। इसका तीसरा उपयोग है कि अस्पतालों में अस्थि विभाग, दंत विभाग के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। और यह टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह टूटे हुए दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाने के लिए सांचे बनाता है। भवनों की दीवारों और छतों को समतल करने में और उन पर डिजाइन बनाने के लिए इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। अग्निशमन संबंधित सामग्री इससे तैयार की जाती है। और प्रयोगशालाओं में जो गैसों का रिसाव हो जाता है, इस गैसों के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है। इसके बाद आपको हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि निम्न पदों की परिभाषा दें। खनिज क्या होता है, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क क्या होता है, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, निष्पादन किसे कहते हैं, या फिर भर्जन किसे कहते हैं।
इन 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट आप कंफर्म रही कि बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हम एक ही क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आप सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए कि हम एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन को आपको पढ़ा रहे हैं। आप पांचों पॉइंट को अच्छे से समझे हुए रहेगा कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है, निष्कासन क्या है और भर्जन क्या है। तो इन 5 पॉइंट में से 1 या 2 पॉइंट आपका एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, हम आपको 1 बाय 1 सभी का डेफिनेशन बताते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खनिज से। तो आपको सबसे पहले खनिज लिख देना है हेडिंग में। उसके बाद खनिज होता क्या है यह लिखना है। तो भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये प्राय खानों से निकाले जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि खनिज होता क्या है। तो जो भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक होते हैं उसी को तो खनिज कहा जाता है। और ये खनिज जो होते हैं प्राय खानों से ही निकाले जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अयस्क क्या है। तो वैसे खनिज जिनसे धातु का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपने खनिज पढ़ा। तो भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। ये प्राय खानों से निकाले जाते हैं। और वैसे खनिज जिनसे धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है वे अयस्क कहलाते हैं। अयस्कों में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इससे धातु का जो उत्पादन है वह सरलता से और कम खर्च में होता है। इसे ही अयस्क कहा जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कि गैंग क्या है। ये गैंग का जो पॉइंट है बहुत इजी पॉइंट है, लेकिन यह आंसर थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा आपको देखने में। सिर्फ आपको इसके पॉइंट को समझना कि यह क्या क्या रहा है। तो गैंग पृथ्वी पर प्राप्त खनिजों अयस्क में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियाँ होती हैं। जब पृथ्वी से खनिज प्राप्त किया जाता है तो उस खनिज अयस्कों में मिट्टी लगी हुई रहती है, रेत प्रकार की कई अन्य प्रकार की बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती है। और धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धि जो होती है, ये रेत जो होती है, जो मिट्टी होती है, इस अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। ये अशुद्धियाँ ही गैंग कहे जाते हैं। तो गैंग किसे कहा जाता है आप अच्छे से समझ गए, कहे जाते हैं। यहाँ तक भी अगर आप लिख दीजिएगा तो गैंग का डेफिनेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसके उदाहरण को इसमें बताया गया। तो एक बार आपको फिर से समझना है कि पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियाँ होती है। और धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती है, इन अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। और यही अशुद्धियाँ गैंग कहे जाते हैं। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इनके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि फ्लोवन उत्प्लावन विधि। ऐसे अनेक प्रकार की विधि कराई जाती है जिन प्रकार विधि से गैंग का मतलब कि अशुद्धियों को निकाला जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि निस्तापन क्या है। यह जो निस्तापन है यह क्या होता है। तो अयस्क को उसके द्रव्यनांक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया जिनसे उड़नशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है ऑक्सीकरण ऑक्सी लवण ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, तो इसे निस्तापन कहा जाता है। तो निस्तापन के आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि जब अयस्क को उसके द्रव्यनांक से कम तापक्रम पर, मतलब कि उतना तापमान कि वह गले नहीं, द्रव्य रूप में नहीं हो, तो उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया करी जाती है, जिससे उड़नशील जो उधर अशुद्धियाँ वैसी अशुद्धियाँ जो कि उड़ सकती हैं, तो वैसी उड़नशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है इस निस्तापन की प्रक्रिया से। और जो ऑक्सीलवन ऑक्साइड होता है यह इसमें परिणत हो जाता है, इससे ही निस्तापन कहा जाता है। उसके बाद सेम इसी के जैसा भर्जन होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अयस्क को वायु की अनियंत्रित आपूर्ति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया ही भर्जन कहलाती है। इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वह ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है। तो आप 5 पॉइंट को अच्छे से एक बार फिर से अच्छे से रिपीट कर लीजिए। इन 5 पॉइंट में से 1 या 2 पॉइंट आपका एग्जाम में कन्फर्म है कि आएगा। खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है, निस्तापन क्या है, फिर भर्जन क्या है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर लिखिए। तो आप निस्तापन का डेफिनेशन आपको याद रहेगा और भर्जन का डेफिनेशन आपको याद रहेगा। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बीच में लाइन खींच के एक तरफ निस्तापन का डेफिनेशन लिख देना है और एक तरफ भर्जन का डेफिनेशन लिख देना है। तो फिर से हम आपको रिपीट करते हैं कि खनिज क्या है। तो भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये प्राय खानों से निकाले जाते हैं, अयस्क। वैसे खनिज जिनसे धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है वे अयस्क कहलाते हैं। अयस्कों में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इससे धातु का जो उत्पादन है वह सरलता से और कम खर्च में होता है। गैंग पृथ्वी से प्राप्त खनिजों अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियाँ होती हैं। और धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। ये अशुद्धियाँ गैंग कहे जाते हैं। अयस्कों को गैंग से हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इनके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है तक है यहीं तक आप PDF से याद कर लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दीजिएगा, तब आपका गैंग का डेफिनेशन इतने से कंप्लीट हो जाएगा। ये जो इतना ही फालतू बात है इसको आप नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप यहाँ है तक है कि इसे गैंग कहे जाते हैं, इतना ही याद कीजिएगा। निस्तापन
अयस्क को उसके द्रवनाक से कम तापमान पर अयस्क को उसके द्रवनाक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया, जिससे जो उड़नशील अशुद्धियां वह बाहर निकल जाती है और ऑक्सीलवन ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, तो उसे निस्तापन कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भर्जन। तो अयस्क को वायु की अनियंत्रित आपूर्ति से उसे द्रवनाक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया ही भर्जन कहलाती है। इसमें जो अशुद्धियां हैं वह बाहर होकर निकल जाती है। इसमें जो अशुद्धियां होती है वह ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका आंसर 100% बच्चे सही लिख के आते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी है कि जो पोटेशियम तथा सोडियम होते हैं, पोटेशियम और सोडियम दोनों के दोनों धातु होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो पोटेशियम तथा सोडियम धातुओं को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? किरोसिन तेल वह तेल होता है जो आप घरों में यूज़ करते हैं, जिसे मिट्टी का तेल भी हम लोग साधारण भाषा में कह देते हैं। तो पोटेशियम तथा सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? इसको किरोसिन तेल में डुबाकर रखने का कारण क्या है? इस कारण को आपको, इस रीजन को आपको बताना है। तो पोटेशियम तथा सोडियम जो है वह तीव्र अभिक्रियाशील तत्व है। यह वायुमंडलीय ताप पर ही जल उठता है, अतः इसे खुले वायु में रखने पर दुर्घटना की संभावना होती है। यही कारण है कि इसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, जिससे इसकी अभिक्रियाशीलता है बिल्कुल कम हो जाती है और यह वायुमंडलीय ताप से अप्रभावित रहता है। तो अगर हम आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो पोटेशियम तथा सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि पोटेशियम और सोडियम ऐसा तत्व है, ऐसा धातु है जो कि बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जब यह वायुमंडल में खुले रूप से रखा हुआ रहता है तो यह अपने आप ही जलने लगता है, इसमें अपने आप ही आग लग जाती है। और जब यह खुले में रखा हुआ रहेगा तो इसमें जब आग लगेगी तो बिल्कुल संभावना उत्पन्न होती है कि इससे किसी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, इससे किसी अन्य बिल्डिंग में भी आग लग सकती है, किसी अन्य घरों में भी आग लग सकती है। इसी कारण इन सभी दुर्घटनाओं से बचने के लिए इसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। और किरोसिन तेल में इसे डुबाकर इसलिए रखा जाता है कि क्योंकि जब इसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है तब यह वायुमंडलीय ताप से अप्रभावित रहता है और इसकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वह किरोसिन तेल में बिल्कुल कम हो जाती है। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि पोटेशियम तथा सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम तथा पोटेशियम तीव्र अभिक्रियाशील तत्व है। यह वायुमंडलीय ताप पर ही जल उठता है अर्थात जलने लगता है, अतः इसे खुले वायु में रखने से दुर्घटना की संभावना होती है। यही कारण है कि इसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इससे इसकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है और यह वायुमंडलीय ताप से अप्रभावित रहता है। आप सोच रहे होंगे कि हम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम क्वेश्चन को 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको इस वीडियो को देखते देखते आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो आप 100% बिल्कुल ही सही और स्ट्रिक्ट आंसर स्पीडली लिख के आ जाइए एग्जाम में। इसलिए आप सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए, हम आपको सभी के सभी क्वेश्चंस क्लास में याद करवा देंगे। आपको बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में सभी क्वेश्चन समझाते हुए चलेंगे। तो आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि पोटेशियम तथा सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि कार्बन के अपरूप कौन कौन होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये दोनों के दोनों कार्बन के अपरूप ही हैं। क्वेश्चन यह जब पूछ दिया जाएगा आपसे कि कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, तो कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, यह बात आपको लिखना है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं उन दोनों के गुणों में क्या क्या अंतर है, उन गुणों में अंतर होने का क्या कारण है, इस रीजन को आपको बताना है। तो हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 4 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है। जो हीरा होता है वह प्रत्येक कार्बन परमाणु, हीरा का प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणु से जुड़ा होता है। इसी प्रकार एक दृढ़ त्रियामी संरचना होती है। अतः हीरा जो है अत्यंत कठोर होता है। आप जानते हैं कि हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो कि बहुत अधिक कठोर होता है, इसी से कांच का भी काटा जाता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु के अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, अतः यह हेक्सागोनल प्लेटों के रूप में रवा बनाता है और प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण यह सुचालक भी है। तो हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने के क्या क्या कारण है, आपको सिर्फ यह समझना है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है इन दोनों के गुणों में निम्नलिखित अंतर होते हैं कि सबसे पहले बात यह है कि हीरा जो है, हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 4 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है और इस प्रकार यह एक दृढ़ त्रियामी संरचना को बनाती है। अतः जो हीरा है वह अत्यंत कठोर होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। और इसके बाद आपको समझना है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हीरा प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणु से जुड़ा होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट है इसका कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अतः यह एक हेक्सागोनल प्लेटों के रूप में रवा को बनाता है और प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन बने रहने के कारण यह सुचालक भी होता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट कैसा होता है, सुचालक होता है या फिर अचालक होता है? तो ग्रेफाइट एक सुचालक पदार्थ होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने का क्या कारण है। तो आपको सिर्फ इसमें एक पॉइंट को समझना है कि हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने का सिर्फ यही कारण है कि इसमें हीरा में 4 अन्य परमाणु जुड़े रहते हैं, इसके प्रत्येक कार्बन परमाणु, और इसमें अन्य 3 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। इसमें 4 इसमें 3, यही सिर्फ मेन अंतर है और बाकी सब आपको पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। जो हम श्वास लेते हैं यह क्या है, तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इससे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि श्वसन क्या है, तो इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब शरीर बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हमारा जो कोशिकीय होता है, अंदर का सिस्टम होता है, उसको कितनी आवश्यकता है उसके अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग ही श्वसन कहलाता है। और इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है, जिससे C6H12O प्लस 6O2 इक्वल टू बन जाता है 6O2 प्लस 6H2O प्लस C673 केल्विन। तो सबसे पहले आपको समझना है श्वसन क्या है, तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग ही श्वसन कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा भी समझा जा सकता है। अगर आप समीकरण को एग्जाम में नहीं भी लिखिएगा, सिर्फ इतना ही लिख दीजिएगा कि श्वसन क्या है, तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा शरीर को जितनी आवश्यकता है ऑक्सीजन की उसे अपना उपयोग करना, उसे ही श्वसन कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में दंत क्षरण का क्या कारण है, तो दंत क्षरण। तो दंतक क्षरण से आपको सिर्फ इतना समझना है, दंतक क्षरण का मतलब होता है दांत खराब होना। तो मनुष्य में जो दांत खराब हो जाता है, उन दांत के खराब होने का कारण क्या है, दांत किस प्रकार हम लोगों के खराब होते हैं, इसका रीजन क्या है। तो दंतक क्षरण या दंतक्षय इनेमल तथा डेंटिन के स्न स्न मृदुकरण के कारण होता है। दंतकरण तथा दंतक्षय हमारे दांतों में इनेमल और डेंटिन पाया जाता है। तो इन डेंटिन और इनेमल के स्न स्न मतलब धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लांक बनाते हैं। जब आप अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ को खाते हैं तो ये जो जीवाणु होते हैं, अनेक प्रकार के जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर हमारे दांतों पर चिपक जाते हैं और हमारे दांतों पर चिपक कर दांत प्लाक बना देते हैं। प्लांक दांत को ढक लेता है, जो प्लांक होता है वही हमारे दांत को ढक लेता है। इसलिए जो लार अम्ल है वह उसको उदासीन करने के लिए दांत सतह तक नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि यह दंतक क्षरण का कारण बन जाता है, मतलब हमारे दांत खराब होने लगते हैं। तो हमारे दांत खराब होने का सिर्फ एक ही रीज़न है। इस रीज़न को आपको समझना है कि दंतक क्षरण या दंतक क्षरण इनेमल या फिर डेंटिन के स्न स्न मृदुकरण के कारण होता है। अनेक प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु कोशिका, वे खाद्य कणों के साथ मिलकर हमारे दांतों पर चिपककर दंत प्लांक को बना देते हैं। और यह जो दंत प्लांक है, यह हमारे पूरे के पूरे दांत को ढक लेता है और इससे जो लार है हमारा होता है, जो सैलिवा होता है, उस सैलिवा सिक्रेशन के दौरान जो अम्ल निकलता है, जो एसिड होता है, वह एसिड को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि यह जो प्लांक है यह तुम्हारे दांत को ढक लेता है। अगर यह नहीं ढक पाता तो बार बार हमारा जो यह सैलिवा है, यह बार बार अम्ल के साथ उदासीन करके दंत को अच्छे से सफाई करता रहता है। लेकिन जब यह प्लांक इसको ढक लेता है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। और यही रीज़न है कि यह धीरे धीरे जो प्लांक है, प्लांक के अंदर हमारे दांत को धीरे धीरे सड़ा देती है, मतलब दांत को खराब कर देती है। तो मनुष्य में दंतक क्षरण का सिर्फ एक ही कारण है कि हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसी के साथ कोई अन्य प्रकार के जीवाणु हमारे दांतों में आकर चिपक जाते हैं और वे एक दंत प्लांक बना देते हैं और दंत प्लांक हमारे दांत को ढक लेता है। इसलिए जो हमारा लार है वह अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि मनुष्य में दंतक क्षरण होता है, मतलब मनुष्य के दांत खराब होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है ब्रश करने के लिए, क्योंकि ब्रश करने से ये जो प्लांक दांत बनाए होते हैं, दंत प्लांक को ब्रश ही हमारा समाप्त कर देता है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो आयोडीन है, इस आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे होती है, इसके कारण को बताएं। कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि आयोडीन की कमी से एक घेगा नामक रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है। तो आयोडीन की कमी से यह जो घेगा रोग होता है, जिसे इंग्लिश में गोइटर कहा जाता है, तो यह घेगा रोग ज़्यादातर महिलाओं में होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो जो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, आयोडीन की कमी के कारण जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इसका उचित मात्रा में स्राव नहीं हो पाता है। मतलब कि उचित मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है, स्राव नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का जो आकार है वह काफ़ी बढ़ जाता है। जो थायराइड ग्रंथि होता है वह हमारे खास गले के नीचे होता है और वह गले के नीचे जब थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है तो उसे घेगा रोग कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा गले का नीचे वाला भाग होता है वह बहुत अधिक फूल जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। देखिए लिखा हुआ भी है कि जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है और शरीर की इस अवस्था को घेगा रोग के नाम से जाना जाता है। मतलब शरीर की यह अवस्था हो जाती है तो इससे ही घेगा रोग कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे। तो आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम है घेगा। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, यह ज़्यादातर महिलाओं में होता है। आयोडीन की कमी के कारण जो थायरोक्सिन नामक हार्मोन है यह उचित मात्रा में स्राव नहीं हो पाता है, जिससे जो हमारा थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि का आकार जो है थायरोक्सिन नामक हार्मोन की कमी के कारण बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो गले है उस गले में सूजन हो जाता है। मतलब कि जो हमारा गला है वह बहुत अधिक फूल जाता है और शरीर की इस अवस्था को, मतलब गले के फूले हुए इस अवस्था को ही घेगा रोग के नाम से जाना जाता है। तो आप अच्छे से समझ गए हो कि आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है तथा कैसे होता है। तो आयोडीन
की कमी से घेगा रोग होता है और कैसे होता है, तो आप पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए कि थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में नहीं बन पाता, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि का जो आकार है वह काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है और शरीर की इसी अवस्था को घेगा रोग के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए कि जो हमारा मनुष्य होते हैं उन मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, उन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो आपको सिर्फ इन ग्रंथस्रावियों के नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको आंसर में लिखना है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्नलिखित है। उसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखना है। तो जो पहला अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड होती है थायराइड ग्लैंड, जो इससे पहले आपने पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड होती है। उसी में जब थायराइड ग्रंथि में जब वह नहीं मिल पाता है थायरोक्सिन हार्मोन, तो वह फूल जाता है और घेगा रोग हो जाता है, वही यह ग्रंथि है। उसके बाद होता है पाराथायरॉइड ग्लैंड, उसके बाद होता है एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद होता है अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, जो आप बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़े हैं। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जनन ग्रंथियां जिसे गोनेट्स कहा जाता है, अंडाशय जिसे ओवेरी कहा जाता है, तथा वृष जिसे टेस्टिस कहा जाता है। तो ये सभी के सभी मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है। इन सभी ग्रंथियों के आपको अच्छे से नाम याद रखना है, क्योंकि ये सभी के सभी हमारे शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां। एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। इन 6 ग्रंथियों के नाम को आप अच्छे से PDF से याद कर लीजिएगा। इसमें हम आपको क्या समझा सकते हैं, इसमें तो सिर्फ आपको याद करने वाली चीज़ है कि जो पहली ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर। सेकेंड है थायराइड ग्लैंड, थर्ड है पाराथायरॉइड ग्लैंड, फोर्थ है एड्रिनल ग्लैंड, फिफ्थ है अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं मीन्स आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जनन ग्रंथियां गोनेट्स, अंडाशय ओवरी एवं वृष्ट टेस्टिस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, इसका क्या क्या कार्य है, क्या क्या इसके काम है, इसके सभी के सभी महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले उसी क्वेश्चन को लिख के निम्नलिखित लिख देना है कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। उसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट सभी उसके क्या क्या कार्य हैं उन कार्यों को बताना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। इसका पहला कार्य है कि आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करना कि हमें कौन क्या कह रहा है, इसको पहले ग्रहण करना और मस्तिष्क में ग्रहण किए गए जो आवेग है इन आवेगों का विश्लेषण करना। उसके बाद ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया करना कि मस्तिष्क जो हमारा वही तो हमारी अनुक्रिया करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है विभिन्न आवेगों का सहबंधन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करना। इसका फोर्थ पॉइंट है मानव मस्तिष्क के कार्य का कि सूचनाओं का भंडारण करना। सूचनाओं का भंडारण करना से तात्पर्य है कि जो आप इन सभी सूचना, ये जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में याद हो रहे हैं, यही आपका मस्तिष्क का कार्य होता है। मस्तिष्क में अनेक सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में रहता है। जैसे कि कुछ तो चेतना के रूप में रहता है कि हम लोगों के साथ कोई हादसा हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो वह चेतना के रूप में रहता है। और सेकेंड, जब हम किसी प्रकार को ज्ञान अर्जित करते हैं तो वह मस्तिष्क में ज्ञान के रूप में रहती है। इसी कारणवश जो मानव मस्तिष्क है उसको चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। जो मानव मस्तिष्क है यह अनेक प्रकार की यादों को, अनेक प्रकार के ज्ञान को अर्जित करके अपने अंदर समेट सकता है, मतलब इसे भंडार भी कहा जाता है। तो आपको इस पॉइंट में 3 से 4 पॉइंट को अच्छे से समझना है, जिसमें से पहला पॉइंट हो जाता है कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला कार्य इसका होता है आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करना। इसका दूसरा कार्य होता है ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया करना। इसका तीसरा कार्य होता है कि विभिन्न आवेगों का सहबंधन कर, मतलब कि हम लोगों को क्या किसने कहा है उनका अच्छे से अपने माइंड में विश्लेषण कर अपनी विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करना। जैसे कि अगर आपको कोई कहे कि 1 गिलास पानी लाओ, तो सबसे पहले आपका मस्तिष्क जो है वह जो बात कही गई है उसको अपने शरीर के अंदर ग्रहण करेगा, मस्तिष्क के अंदर ग्रहण करेगा। उसको ग्रहण करने के बाद जो आपका मस्तिष्क है वह उसका विश्लेषण करेगा कि इसने मुझे कहा क्या है, और उसको करने के बाद विश्लेषण करने के बाद आपका जो आवेग है उसके सहबंधन करने के बाद जो आपकी शारीरिक क्रियाएं हैं वह कुशलतापूर्वक समन्वय करेगी। उसके बाद आपको लगेगा कि मुझे चलकर वहां जाना है, हाथ से उठाना है और उसको ला के देना है। तो ये सभी जो कार्य होते हैं विभिन्न आवेगों से संबंधित विभिन्न शारीरिक कार्यों को कुशलतापूर्वक समन्वय करना होता है। और इसका जो फोर्थ पॉइंट होता है यही सबसे मेन पॉइंट होता है मस्तिष्क के कार्य में से। इस मस्तिष्क के कार्य को आप अच्छे से याद रखिएगा कि मस्तिष्क सूचनाओं का भंडारण करता है। मस्तिष्क में अनेक सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में रहती है। इसी कारणवश जो मानव मस्तिष्क है उसको चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा गया है। इसके बाद हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% चांसेस है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम था और पूछा यह जा रहा है कि मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग से क्या परिणाम निकला। मतलब जो मेंडल नामक वैज्ञानिक थे जब उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस एक्सपेरिमेंट करने से क्या क्या परिणाम निकले थे, क्या क्या रिजल्ट निकले थे, इन रिजल्ट को आपको बताना है। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको चर्चा कर देते हैं कि क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब कि किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया
किया था, परिणाम किया था। तो उन्होंने किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, प्रक्रिया किया था, तो मटर के पौधे पर किया था। और इससे क्या क्या परिणाम निकला था, तो उसको आपको लिखना है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग से निम्नलिखित परिणाम निकले। इससे दो परिणाम निकले। पहला परिणाम यह है कि पौधों में लक्षण कुछ इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं, उन्हें कारक कहा जाता है। प्रत्येक लक्षण के लिए युग्मक में एक कारक होता है, जैसे कि लंबाई और फूल का रंग। ये सभी के सभी मेंडल ने अपने प्रयोग के द्वारा रिजल्ट को निकाला था। इसके बाद जो इन्होंने नेक्स्ट रिजल्ट निकाला था कि एक लक्षण की दो कारकों द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, जैसे कि टी, कैपिटल टी या फिर सेकेंड स्मॉल टी। तो आप अच्छे से समझ गए। इस क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, बस अच्छे से याद करना है कि मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग से क्या क्या परिणाम निकला था। तो मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रयोग से निम्नलिखित परिणाम निकले थे। इससे जो पहला परिणाम निकला था कि पौधों में लक्षण कुछ इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो पौधों में लक्षण होते हैं, जो पौध बढ़ते हैं, उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, उनके फूलों का रंग परिवर्तन होता है, तो ये सभी के सभी जो कार्य होते हैं उनमें कुछ इकाइयों द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। उन्हें कारक कहा जाता है। ये जो कारक नियंत्रित होते हैं इन्हें ही कारक कहा जाता है। प्रत्येक लक्षण के लिए जो युग्मक है, हर युग्मक में एक कारक होता है, जैसे कि लंबाई और फूल का रंग। इन्होंने जो सेकंड परिणाम निकाला था यह था कि एक लक्षण दो कारकों द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, जैसे कि आपने पढ़ा कि उसको कारक कहा जाता है। तो एक लक्षण जो होता है उस एक लक्षण को सिर्फ और सिर्फ दो कारकों द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये दो कारकों का ही नाम है। पहला कारक का नाम है कैपिटल टी और सेकेंड टाइप के कारक का नाम है स्मॉल टी। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 40 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और यह हमारे इस क्रैश कोर्स का 4th पार्ट था। इसके बाद इसका एक पार्ट और लगेगा। और अगर आप सिर्फ इसके 5 पार्ट को मीन्स 50+ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप 101% साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा, साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाएगा। और अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, किसी अन्य सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना स्पीडली, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पेज में जाकर किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर के, किसी भी क्रैश कोर्स को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस वास्तव में पसंद आती है तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आप अपना फीडबैक मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, किसी समस्या को व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक मुझे पहुंचा सकते हैं। हम जस्ट आपको उसको रिप्लाई देंगे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।